हमारी फैक्ट्री लगी हुई है अभी तक, कल से लगाई है अभी तक लगी हुई। ये मजाक उड़ा रहा था, ये मजाक उड़ा रहा था। इसको मुलाजिम ना रखना था। जब ये क्वालिफाई करेगा ना, इसको कहना जाओ लाहौर में नौकरी करो, कराची में करो, तुम्हें घर में नौकरी नहीं मिलेगी। कह देना इसको, हारे गई। देखो मैं तुम्हारी फैक्ट्री लेके, तुम मुझे मुलाजिम रख लो। एक्सपेंस कर दिए। बच्चे किधर हैं आज? टेस्ट दे रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन कल नोटेड था, इतना किया हुआ था, वो पिछली क्लास में मुझे नोट करना पड़ गया दोबारा, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने छोड़ दिया इतना सा। ओपनिंग क्लोजिंग को बाद में, ओपनिंग 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 और इसका भी ओपनिंग प्लस कैश का भी ओपनिंग, ये 1 2 3 4 और 5 लेजर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा किसी लेजर में कोई खास मसला नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह। ओके जी, बात चल रही थी, सारा काम वैसे ही सवाल के अंदर नॉर्मल ही हुआ था। नई चीज जो आई थी हमारे सामने, एक थी प्रोविजन और दूसरा सेल ऑन रिटर्न बेसिस। कमीशन तो कल किया ही नहीं ना, उसके ऊपर तो कुछ जिक्र ही नहीं था, वो तो आज बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोविजन के ऊपर ही, ठीक है। प्रोविजन, कल बात प्रोविजन की एंड पे जल्दी की थी मैंने, या सेल ऑन रिटर्न बेसिस की एंड पे? चले, अच्छा चलें, दोनों ही करनी है बातें दोबारा मैंने, गौर से सुनिएगा। बैड डेट वाला पॉइंट पढ़ें। पॉइंट नंबर कौन सा था? 0.5। देखें ना जी, 0.1 टिक हो चुका है, बोले 0.2 3 और 5 रहते थे बेसिकली, जो मेन पॉइंट्स रहते थे, एनसर्कल कर लें इनको। 0.2 0.3 0.5 और 0.9, इनको एनसर्कल कर लें। 0.4 पे बात होगी थी आपकी क्लास में, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 25 होगी थी तफसील से बात, इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो ये 3068 आ रहा था 3071 की बजाय, ठीक है। और वहां पर लायबिलिटीज में एडवांस की फिगर भी आ रही थी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, इसलिए कितना था, इसलिए ये वाला पॉइंट भी टिक हो गया। तो एनसर्कल्ड पॉइंट्स हैं 2 3 5 और 9 अगेन लास्ट में है। अब 2 3 5 को तरतीब से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैड डेट वाला पॉइंट कौन सा है? 5 है। पहले बैड डेट की बात करें, उसने फुल स्टॉप के बाद अगली बात क्या लिखी हुई थी? न्यू कस्टमर हु वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 एंड ओल्ड 4.2 वाज डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट। आज पेपर 13 की बात कर रहे हैं ना हम, कल वाले सवाल, ठीक है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, पहले दिन थोड़ी सी बात की भी थी, वैसे इरादा तो आज यही था कि रिवीजन करेंगे, पर नहीं इनकम एक्सपेंडिचर शुरू हो सका आज और थोड़ी रिवीजन नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात है वो कल पे चला गया। ताहिर की बात भी एंड पे करके मैंने बात ख़त्म कर दी थी, तो शायद मुझे 15-20 मिनट कल भी लग जाए, ठीक है। बहरहाल जितना हो जाएगा, जो इफेक्टिवली हो सकेगा वही करेंगे। बहरहाल हम अपने टारगेट पे हैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रश है भी नहीं, हमें सही जा रहे हैं हम बिल्कुल। 4.2 का बैड डेट है जो राइट ऑफ करना है। मैंने आपको वैसे तो सिखाया था प्रोविजन और डेटर, बैड डेट का लेजर अलग बना के मैंने कहा था बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैड डेट को यहाँ से क्रेडिट करके प्रोविजन में डेबिट करो। और फिर आपको कहा था जैसे एक्सपेंसेस के बारे में नहीं, हमने एक रूल सा बना रखा कि अगर कोई एक्सपेंस जिसका लेजर है तो उसकी एंट्री लेजर में कर दो, वो वाला एक्सपेंस डेबिट बैंक या कैश क्रेडिट, और अगर लेजर नहीं है तो डायरेक्ट ले जाओ।
बस बैड डेट है नॉन कैश, लेकिन उसकी एंट्री ऐसे ही बना लेते हैं कि अगर तो प्रोविजन का लेजर होगा तो बैड डेट की एंट्री करेंगे, बैड डेट प्रोविजन के अंदर प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। और अगर प्रोविजन का लेजर नहीं होगा तो एंट्री क्या कर देंगे, डायरेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचें, बैड डेट नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए सोचें पिछले साल क्या हुआ होगा। जरा थोड़ा सा बढ़ाएं इस कॉन्सेप्ट को, भूले हुए कॉन्सेप्ट है ना इंट्रो वाले। मिसाल के तौर पे ये 2010 चल रहा है ना हमारा, बोलो 2009 के साल की बात कर रहा हूं। किसी पे शक नहीं था हमें शुरू में, साल के एंड तक आते आते हमें शक पड़ गया कि 27 रुपए हमें मिलेंगे, शक पड़ा, ठीक है। अब शक की बुनियाद पे डेटर्स को तो राइट ऑफ नहीं किया करते हम उसको प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो अंदाजा 0 से बढ़ के पिछले साल 27 हुआ, बैलेंसिंग फिगर कहां जाया करती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 27 पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस में नजर आ गया होगा, ऐसा ही है, बोलो। अब इसकी एंट्री देखें, बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट या प्रोविजन जैसे भी आप करें, डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर रिटर्न ऑफ, डेटर का लेजर क्रेडिट हुआ, मतलब अपनी किताबों से हमने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। प्रोविजन की एंट्री उस्ताद नहीं सिखाया करते थे आपको, प्रोविजन की एंट्री इंट्रो में सिखाई नहीं जाती थी, बल्कि आपको मैकेनिज्म सिखाया जाता था यही वाला कि क्लोजिंग कैलकुलेट करो, उसको लिख दो, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कहां चला जाएगा। ये एंट्री हो रही होती थी ऑटोमेटिकली, बताया नहीं जाता था वो एंट्री क्या हो रही है, जरा गौर करें। मैंने पहले भी बात की थी, प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है, डेटर के क्रेडिट करने की बजाय किसको क्रेडिट कर दिया, यानी ये शक वालों को डेटर में से निकालने की बजाय अलग अकाउंट में रखा। तो प्रोविजन क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये क्या है, लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर अभी भागे नहीं है, लेकिन प्रूडेंस की बात मानते हुए हमने 2009 में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। यानी बैड डेट की एंट्री में डेटर क्रेडिट हो जाता है, होता प्रॉफिट एंड लॉस ही डेबिट है, बैड डेट एक्सपेंस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट होता है, चाहे वो एक्चुअल लॉस है चाहे वो एस्टिमेटेड लॉस है, फ्यूचर लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रूडेंस ने कहा हुआ है कि फ्यूचर के लॉसेस भी ले जाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट हुआ। डेटर के ये बैड डेट के केस में डेटर क्रेडिट, और प्रोविजन के केस में डेटर क्रेडिट नहीं, शक वालों को डेटर से क्रेडिट नहीं करते थे बल्कि प्रोविजन में क्रेडिट कर देते थे, बाद में नेट करके शो करते थे। नेट करने का मतलब ये कतन नहीं होता कि हमने डेटर्स को राइट ऑफ किया, भाई सेल्स क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न की एंट्री कभी सेल्स को डेबिट नहीं करते थे, ठीक है, और एंड पे जाके उनको नेट कर लेते थे, ऐसे ही होता था ना। तो ऐसे ही है, डेटर को क्रेडिट नहीं किया, अलग से प्रोविजन रिकॉर्ड करते रहे और उसको नेट करते होते थे। बहरहाल दोबारा वापस आता हूं, बैड डेट डेबिट, डेटर ये एक्चुअल बैड डेट की एंट्री, और प्रोविजन की एंट्री क्या बन रही है, एक्सपेंस ही डेबिट लेकिन प्रोविजन क्रेडिट, ठीक हो गया। अब पिछले साल ये 27 का लॉस हमने एक्सपेक्टेशन की बेस पर रिकॉर्ड कर लिया था। अब अज्यूमिंग बैड डेट नहीं है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, बैड डेट नहीं है। वो जो क्वेश्चन है ना एग्जांपल, वो जब देखेंगे तो वो और आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये बातें मैंने तोड़ तोड़ के सारे टॉपिक के अंदर आपके साथ की हैं मुख्तलिफ मौके पर, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल जब करेंगे तो ईजिली हो जाएगी। साल के शुरू में 27 की प्रोविजन का मतलब क्या है, पिछले साल हमने 27 का एक्सपेंस एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर इस साल के एंड पे भी इस एक्सपेंस में कोई चेंज ना आता तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता, नील। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये कोई नहीं है, वापस आते हैं सवाल पे, जरा प्रोविजन का कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक है। कोई चेंज नहीं, मतलब हमारा जो शक था उस शक की ये नहीं कि हर साल क्लोजिंग 27 आ रहा है तो हर साल आप एक्सपेंस, भाई एक बार ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था पिछले साल तो ये क्लोजिंग भी ओपनिंग बना हुआ है ना। दूसरा क्या है, हमें 27 लोगों पर शक था कि पता चला 10 लोगों पे और भी शक है, 10 रुपए और भी शक है कि नहीं आएंगे। 27 से पहले शक था, बोलो 10 पे मजीद शक पड़ गया। अब हमारे शक में कितना इजाफा हुआ, तो क्या पूरा 37 लिखा करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं, 27 तो ऑलरेडी पिछले साल एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया था, मजीद कितना इंक्रीज आया, और हमारे
अकाउंट्स के अंदर क्या चला जाया करता था, 10 रुपए का एक्सपेक्टेड लॉस। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पिछले साल के एंड पे 27 शक वाले लोग थे, इस साल में उनमें से कुछ बंदे पैसे देने आ गए, जैसे हमारी इस एग्जांपल में था। ठीक है, 3.7 रुपीज, वो क्या कहता है, रुपीज 3.7 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच हैड फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर ऑन 30 जून। प्रोवाइडेड फॉर, रिटर्न ऑफ नहीं, प्रोवाइडेड फॉर, यानी इस 27 के अंदर ये 3.7 भी शक की बिना पर पिछले साल एक्सपेंस में जा चुका था कि ये 3.7 हमें रिसीव हो गया। अब मुझे बताओ कि हमें 27 पे शक था साल के शुरू में, पिछले साल के एंड पे, इस साल के एंड पे ये शक में कमी आई है या इजाफा हुआ है? देखो ना, 27 पे शक था, उसमें से इतने बंदों ने पैसे दे दिए, इतने पैसे जब आ गए तो फिर क्या ये 27 ही रहेगा? नहीं, ये 27 से कम हो गया। अब हमें शक में कमी हो गई, कितनी होगी? 23 पॉइंट। अब जरा देखो, बैड डेट थोड़ी देर अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस कितना जा रहा है, यहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। हो किस तरफ चला गया? इधर थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी? 3.7। 3.7 की एंट्री जरा गौर करके देखना क्या हो रही है। प्रोविजन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट तो इनकम से होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स ने कहा पिछले साल एक्सपेक्टेड लॉस बुक हुआ था, तो इसको इनकम की बजाय आज यहां पर रिवर्सल के तौर पर ही, एक एक्सपेक्टेड लॉस का रिवर्सल है उसके तौर पे रिकॉर्ड कर लो। तो हमने कहा लो जी, प्रोविजन में ना यहां पे एक्सपेंसेस चल रहे थे ऐसे, माइनस 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 माइनस, एक्सपेंसेस सारे माइनस होते हैं ना, एक्सपेंसेस सारे माइनस होते हैं, उनमें हमने क्या कर दिया यहां पर प्लस 3.7। ये बात समझ आई? क्या हुआ, पिछले साल का प्रॉफिट लॉस जगह नहीं है, उधर दीवार पे लिखा तो राइज वाले डांटेंगे मुझे। ठीक है, तो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस में 27 का एक्सपेंस गया था, शक की बुनियाद पे गया था। इस साल उनमें से 3.5 रुपए आ गए, तो वो शक से निकल गए। अब हमारे अंदाजे में कमी आ गई, तो अंदाजे की कमी, ये इनकम की नेचर शो कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट शो कर रहा था। हमने कहा इनकम ना रिकॉर्ड करो, एक्सपेक्टेड लॉस जहां रिकॉर्ड हुआ था ना, यहां पे अब उसी का रिवर्सल रिकॉर्ड कर लो। तो हम यहां पर क्या कर देते, प्लस 3.7। ये बात समझ आई है? प्रोविजन की मूवमेंट समझ आई है? मैं रिकवरी की एंट्री की बात अभी नहीं कर रहा, उसकी बात बाद में करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि साल के शुरू में एक प्रोविजन थी, साल के एंड में वो बढ़ भी सकती है, बढ़े तो मजीद लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा था, लेकिन हमारे केस में कम हो गई, कम हुई तो रिवर्सल पड़ गया। अब ये रिवर्सल इनकम की नेचर शो कर रहा था। ठीक है, अलग रखो प्रोविजन को, बैड डेट की एंट्री अब करो, बोलो बैड डेट की एंट्री। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 4.2 से, ये एक्सपेंस है, और डेटर क्रेडिट। अब नेट में क्या जा रहा है, इसका नेट करो जरा, 0.5 का एक्सपेंस है ना, तो यही काम हम कर रहे थे। हमने अलग अलग ले जाने की बजाय हमने कहा यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, बैड डेट को अलग लेके जाएं और इसको अलग लेके जाएं, बल्कि बैड डेट की एंट्री क्या कर लो, प्रोविजन डेबिट डेटर। अब जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली तो वो दूसरी तरफ चली गई, नेट में क्या आ गया, 0.5 आ गया, और यही 0.5 कल निकला हुआ था जी, ये 0.5 यहां पर प्रोविजन। तो इन दोनों को अलग ले जाने की बजाय यहां पर नेट फिगर आई 0.5 की। ठीक है जी, फिर बात समझ आई है? और यहां पे कुछ भी नहीं आया। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है, हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, नेट आ गया। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, मैं फिर समझा देता हूं। ठीक है, प्रोविजन शुरू में शक था, जब शक वालों में से पैसे ही आ गए, शक क्या था, पैसे नहीं आएंगे, और पैसे आ गए हैं तो अब शक नहीं है, तो उसको खत्म कर दो। जब कमी आई तो वैसे तो रिवर्सल बन रहा था, लेकिन चूंकि हम इकट्ठा लेकर जाते हैं दोनों को, मैंने आपको दिखाया कि 3.7 का रिवर्सल बन रहा था, लेकिन 4.2 का एक्सपेंस ने आके नेट करके 0.5 का एक्सपेंस वहां पे पहुंचा दिया। ठीक है, ये बात समझ आती है? क्लियर है यहां तक?
कोई मसला तो नहीं है। अगली बात अब रिकवरी की रिवीजन थी। ये भी इंट्रो का ही कौन सा, सारा सवाल ही इंट्रो वाला था। ठीक है, रिकवरी हो जाया करती थी हमें डेटर्स से। अब वो दो तरह के होते थे, एक जिनको हम प्रीवियसली राइट ऑफ कर चुके होते थे एज बैड डेट। राइट ऑफ कर चुके हैं का मतलब क्या है, डेटर्स प्रीवियसली क्रेडिट हो गए थे। भाई राइट ऑफ का मतलब रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। एंट्री क्या करते हो, बैड डेट या प्रोविजन जो भी डेबिट करते हो, क्रेडिट किसे करते हो, प्रोविजन अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं ना करते। डेटर रिटर्न ऑफ, यानी डेटर एक बार क्रेडिट हो गया, कहानी खत्म, फातिहा पढ़ दी, हमने कहा ए हुण नहीं लबने। आप समझ रहे हो, डेटर रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ का मतलब बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट हो गए। अब उनको अल्लाह ने हिदायत दी, वो पैसे लेकर आ गए। अब पैसे लेकर आए तो कैश बैंक तो डेबिट हो गया ना। अब कैश बैंक डेबिट करके पैसे डेटर से आए हैं, फिर डेटर क्रेडिट कर दें। देखो ना, डेटर तो प्रीवियसली क्रेडिट हो गया था रिटर्न ऑफ की वजह से, तो अगर दोबारा क्रेडिट करेंगे तो फिर एंट्री हम दो बार डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं। पहले हमने कहा था बैड डेबिट डेटर क्रेडिट, आज हम कह रहे हैं बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, तो डेटर दो दफा क्रेडिट, गलत हो जाएगा। तो फिर हमने क्या कहा था कि इसको क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकम, अदर इनकम में शो कर देंगे कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। और ये आसान केस हुआ करता था, इंट्रो में भी इसकी आसानी से समझ आ जाती थी। ठीक है, दूसरा भी उतना मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आती थी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है रिकवरी हुई किससे, फ्रॉम डेटर्स नॉट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बट प्रीवियसली प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब क्या है, डेटर्स आर नॉट प्रीवियसली क्रेडिटेड। क्यों, अभी तो आपको बताया प्रोविजन की एंट्री क्या करते हैं, प्रोविजन की एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ना कि डेटर क्रेडिट। तो डेटर्स आर नॉट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो जब प्रीवियसली क्रेडिट नहीं हुए, अब उनसे पैसे आ गए, तो ये ऐसे ही है जैसे कभी भी उनसे पैसे आया करते थे। शक के बगैर वालों से पैसे आए तो भी एंट्री होती है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। शक वालों से पैसे आ जाएं जो राइट ऑफ नहीं किए थे, तो उनकी एंट्री भी यही होगी, कैश या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अगली बात, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अगली बात ये जो बहस है ना कि ये एंट्री हमने करनी है या हो चुकी है, ये बाद में करते हैं। इतनी चीज नोट कर लें जल्दी से, रिकवरी दोनों बनाएं, ये लिख लें। ठीक है, ओके, जल्दी से। हम लोग प्रोविजन जो है क्लोजिंग डेटर्स पे लगाते हैं, बिल्कुल। एक बच्चे ने उसको सेल पे लगाएंगे। बेटा वो तो बेसिस है, कोई मसला नहीं है, तो इंट्रो का सवाल है, हमारे सवाल में नहीं है। वैसे मैंने जो सवाल करवाए उनमें तो नहीं है ना, तो फिर मैं तो उसी का जिम्मेदार हूं। वैसे बेसिस कुछ भी हो सकती हैं, बेसिस कुछ भी हो सकती हैं। नॉर्मली डेटर्स के क्लोजिंग पे हम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। हमने इंट्रो के अंदर ऐसे सवाल भी किए थे कि वो सेल्स की परसेंटेज भी ले लेता था, उसकी मर्जी की बात है। फिर सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स पे वो स्पेसिफिक प्रोविजन अलग करता था। वो अब इतनी तफसील है नहीं ना, पूरा टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसके ऊपर, वरना वहां इंट्रो के अंदर तो आपने ऐसे सवाल भी किए थे, तो अगर इंट्रो कर रहे थे तो वो सवाल भी कर लेते। एजिंग की बेसिस पे भी तो प्रोविजन निकलती थी, अब वो कर लें। वो इस तक वो जाने का उसका वो उम्मीद नहीं है कि इस तरफ जा सकता है, ठीक है। किसी को समझ नहीं आई किसी भी बात की तो प्लीज पूछ सकते हैं, जब तक बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं हम गपशप लगा सकते हैं। ये इस जगह पे फोकस करना है, इस जगह ये बच्चे नोट कर रहे हैं इस वक्त। ये अलग ही एक ड्यूटी साथ लगी हुई जी। नहीं, डेटर के अंदर तो क्लोजिंग फिर भी 23 आ रहा होता ना, नेगेटिव प्रोविजन का कॉन्सेप्ट नहीं है मैक्सिमम। अगली बात, अब पानीपत की जंग शुरू होने लगी है हमारी और आई कैब की। क्या एंट्री बनती है, कैश या बैंक डेबिट डेटर्स
क्रेडिट। अच्छा, कितने बच्चों ने ये सवाल घर पे कंप्लीट कर लिया था नेट प्रॉफिट तक, या ट्राई की थी? चले, ताहिर वाला सवाल करके आए हैं। जितने हाथ खड़े हो रहे हैं, आई कैप का रिजल्ट इतना ही होता है, बता रहा हूं। ये बेशक देख। अच्छा जी सुने, हमने कहा अगर रिकवरी हो फ्रॉम अ डेट प्रीवियसली प्रोवाइडेड तो उसकी एंट्री बनती है कैश या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब अगली लड़ाई शुरू हो गई। क्वेश्चन अराइज हुआ हमारे जहनों में कि बैंक में एक 3071 नजर आ रहा है, उसमें जो एडजस्टमेंट किया वो और है, वो इससे तो हट गया, वो उसकी थी एडवांस की, उसको छोड़े। मैं 3071 नहीं बोलूंगा, उससे परेशान ना होइएगा। ओके, डेटर्स से जो पैसे आए वो 3071 है, उसमें से जो डेटर से आए लेकिन वो डेटर की रिसीट नहीं थी, एडवांस था, हमने उसको भी निकाल लिया था अलग, ठीक है ना। तो जब सारे डेटर्स वाले पैसे पड़े हुए हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, तो इसकी एंट्री भी तो वही हो रही है, कैश ना सही बैंक सही, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। तो एक कबीला उठा, उसने उठकर ये अजम्पशन ली कि जी ये जो पैसे हैं 3.7, ये पैसे ऑलरेडी शामिल हैं, खड़े रहो, ये पैसे ऑलरेडी शामिल हैं किसमें? वो 3071 में। तो जब हमने 3071 की एंट्री पास की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, तो उसके अंदर इसकी एंट्री भी हो गई और ये बिल्कुल सही है। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा? एक जुमला लिखना पड़ेगा कि आई हैव अज्यूम्ड दैट दिस 3.7 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फिगर अपीयरिंग इन बैंक। इतनी सी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये ज्यादा लॉजिकल है। मैंने पिछली क्लास में दोनों ऑप्शंस दिए बच्चों को, मैंने कहा जी लॉजिकल ये है, ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं सोल्यूशन में कुछ और है, तो मैंने कहा ठीक है सोल्यूशन वाला ही कर लेते हैं, पर लॉजिकल ये है और दोनों ही अपनी जगह सही हैं। फिर सुनिए, एंट्री बनती क्या है? कैश बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। इस पे कोई एतराज? अच्छा, अब अगली बात, बैंक डेबिट होता नजर आ रहा है 3071 से। ये कहां से आए हैं पैसे? तो ये भी कहां से आए हैं? तो जब वो डेटर वाले हैं तो ये क्यों नहीं उसमें शामिल? जब ये भी डेटर से आए हैं, वो भी डेटर से आए हैं, तो जब हमने एंट्री पास की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 3071 से, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट कर ली, तो इसका मतलब ये 3.7 भी साथ ही एंटर हो गया। एक अजम्पशन ये है, ठीक, अजम्पशन लेनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि ये एंट्री आप नजर नहीं आ रही होगी इसलिए अजम्पशन लेंगे। दूसरी के लिए अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप एंट्री कर रहे हैं। तो आपने यहां पे क्या अजम्पशन ली कि जो 3.7 है वो शामिल है। लिख लें छोटा सा पॉइंट, यहां पर आपने अजम्पशन हेडिंग दी, अजम्पशन नंबर 1, अजम्पशन की हेडिंग देके नीचे लिखे ना नंबर 1, आपने लिखा नंबर 1 में 3.74071 में शामिल है। अजम्पशन 1 क्या ले रहे हैं आप? अजम्पशन 1 ले सकते हैं ना कि 3.74071 ही था ना। अच्छा, 3 वो जो भी है वो 3071 में शामिल है। तो इस सूरत में आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नोट दे देंगे। इस सूरत में आप, नहीं समझ आई बेटा? दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुने। अजम्पशन की हेडिंग दी आपने, मैंने कहा दोनों तरह सोच सकते हैं। क्या आप यूं कहें कि उसमें शामिल है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, या कहें उसमें शामिल नहीं है तो एंट्री कर लें। तो यही दो अजम्पशन है। तो पहली अजम्पशन लिखवाई, अजम्पशन 1, 3071 में शामिल है, तो ऐसी सूरत में एंट्री पास नहीं करेंगे, बस नोट लिखकर अजम्पशन का नोट लिख देंगे, बस अजम्पशन का नोट लिख देंगे। टाइम पे आया करो, बैठ जाओ आगे साथ हो जाओ। ठीक है, ऐसी सूरत में एंट्री नहीं पास करेंगे, अजम्पशन का नोट दे देंगे। ओके, $307 का तो पता है ना, वो जो बैंक में डेबिट हो रहा है, ठीक है। आगे लिखें अजम्पशन नंबर 2। दूसरी अजम्पशन क्या हो सकती है?
दूसरी assumption क्या हो सकती है? ऊपर हेडिंग जरूर दें assumption की, दो बातें लिखी हुई हैं, प्रेप लीव पे बैठ के जब करने लगो कहोगे दो में करने ने नहीं, ऊपर हेडिंग दें assumption की, ठीक है ना। दूसरी बात, परेशान ना हो, अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस की है, ये बाकी तो पिछली क्लास की कमाई है सारी, ओके जी। लेकिन ये बात बहुत अहम थी, मिस कर दी तुमने। इंट्रो में तो वैसे समझ नहीं आई थी, यहाँ पे तुम्हें फिर समझ नहीं आई। यस, ओके। दूसरी assumption 3.7 3071 में शामिल नहीं है। तो ऐसी assumption की सूरत में, इसलिए मैंने लिखवाया था ऐसी सूरत में, शॉर्ट कर दिया था। 3.7 ऊपर 3071 में शामिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में एंट्री पास करेंगे। अब नोट ना देते रहना, ठीक है ना। ऐसी सूरत में एंट्री पास करेंगे, जस्ट बस ये लिख दें। नोट क्यों नहीं देना? जब एंट्री सामने कर रहे हैं तो उसको नजर आ रहा है ना कि इन्होंने अज्यूम यही किया है, ठीक है। ऐसी सूरत में एंट्री पास करेंगे, और भाई सही है। अब आप कहोगे सही कौन सा है? भाई दोनों ही सही हैं। आप कहोगे नहीं जी, अगर सोल्यूशन आईकैप वाले में उसने ली हुई एंट्री हम नहीं करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। भाई किसने कहा नहीं टैली करेगी? डबल एंट्री है। आपने क्या करना है कि एक तरफ एक एसेट को कैश या बैंक को बढ़ाना है, दूसरी तरफ एक एसेट डेटर को कम करना है, ठीक है। तो एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। फिर बैलेंसिंग फिगर सेल की जो कम ज्यादा होगी उसी से कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ सेल से सेल, तो सब कुछ बैलेंसिंग निकल रहा होता है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पे। प्लीज मैंने कहा दोनों तरह, इसको इसके नीचे लिख लें कंक्लूजन में, दोनों ही ठीक हैं, दोनों assumptions ली जा सकती हैं। हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। दोनों assumptions ली जा सकती हैं, हम assumption 1 ले रहे हैं। और उसकी वजह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सोल्यूशन में वो थी तो बच्चों ने कहा सर वही वाली कर दें ताकि फिगर्स मैच हो जाए, हमें नजर आ जाए हाँ भी सेल भी यही, हाँ भी कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने फिर उनकी बात मानी और पहली assumption ही ले ली जो सोल्यूशन में भी है, ठीक है। तो इसलिए ये बहस मेरे से कोई ना करे कि जी ये कैसे पता चला आपको कि शामिल नहीं है। भाई तुम्हें लगता है शामिल है तो तुम पहले वाली assumption ना लो, दूसरी वाली ले लो, सॉरी दूसरे वाली ना लो, पहले वाली assumption ले लो, ठीक है। मैंने पहली दूसरी लिखवाई कौन सी थी, उलट बोल गया हूं। पहली में क्या कहा था? शामिल है। नहीं, तो फिर हम कौन सी assumption लेने लगे? दूसरी वाली। हमने एंट्री करनी है, ठीक है। हम assumption 2 ले रहे हैं, ठीक है। हम assumption यानी हम एंट्री पास करेंगे, उलट हो गया जी, सॉरी, ठीक है। तो हम assumption ले रहे हैं कि इसमें शामिल नहीं है, हमने एंट्री पास करनी है। तो मैं ये कह रहा हूं किसी बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं जी नहीं ये कोई बात नहीं, तो वो दूसरी assumption पे जा सकता है, पर वो अपना सोल्यूशन फिर खुद बनाएगा, बैलेंस शीट टैली होगी उसकी, ओके। तो हमने अज्यूम किया 3.7 इंक्लूडेड नहीं है, assumption 2। तो फिर हम क्या करेंगे? एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, रिकवरी तो हुई है, तो एंट्री बनी, बैंक नजर नहीं आ रहा, सॉरी बैंक का उसने ना आपको रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल दे दी है, तो बैंक नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट है वहां से पता नहीं चल रहा होता। अगर assumption ले ही ली है कि जी एंट्री करनी है तो फिर कैश का लेजर आपने बनाना है, उसमें ये एंट्री कर लो, बैंक में नहीं कर सकते। बैंक ऑलरेडी डेबिट्स और क्रेडिट्स नजर आ रहे हैं, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर एंट्री कर लोगे कैश डेबिट 3.7 से। ये ब्लू से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं ये assumption ज्यादा, दूसरी ज्यादा पसंद थी, बहरहाल सोल्यूशन में ये थी, ओके। नहीं अब नहीं, ये हर क्लास में बदलता रहूं। तुम घर पे कर लेना ना बेटा, आजमा लेना, सही निकलेगा बिल्कुल, बैलेंस शीट के दोनों साइड्स बराबर होंगी। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। अब ये एंट्री होने लगी 3.7 से कैश डेबिट और 3.7 से कैश। वो रिकवरी की बात कर रहा हूं, पर्चे में ना लिखते रहा करो ये सारी कहानियां, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं, वर्किंग्स हैं ये, इसलिए लिखता हूं कि आप यहां लिख लोगे, कभी समझ ना आ रही हो तो पता लग जाए, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? डेटर्स, डेबिटर्स, इंट्रो वाले डेबिटर जी, रिकवरी ठीक है, तो लिखने की जरूरत सही है जी, डन, सही है। जो मर्जी चले, जिस मर्जी assumption पे चले जाओ, दोनों ही सही हैं। मैं जरा सॉल्यूशंस इसलिए मैच कर रहा हूँ कि आप जिन बच्चों ने किया हुआ है घर पे और उनका सॉल्यूशन भी सही है तो कहेंगे हाँ ठीक ही जा रहा था काम, या जहाँ पे फंसे हुए थे तो वो घर जाके या कल को वो जब प्रेप पे बैठेंगे तो वो बुक वाला सॉल्यूशन मैच कर रहे होंगे, तो वो सॉल्यूशन ताकि मैच कर जाए, इसलिए ये वाली assumption ले लिया मैंने। दूसरी भी बिल्कुल सही,
ठीक हो गया जी, डन है। पॉइंट नंबर 5 टिक कर लें। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले। ओके जी, अब इधर ले आए, जरा सेल ऑन रिटर्न बेसिस की डिस्कशन करने लगा हूं मैं। ये कहां से आ गया? ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना आगे बढ़े। क्या नाम था तुम्हारा? सबको याद है, हमजा साहब भी कह रहा है उसको रख लेना है, इसको नहीं रखना, उसको रख लेना नौकरी पे, ठीक है। ओके जी, हमजा ने पिशावरी चप्पल मर्दान में तैयार किए और उन्हें बाटा बरकत मार्केट, ये ना अच्छा नहीं, वो दूसरी क्लास में ना मर्दान वाला था, ठीक है। और वैसे गुलबर्ग की क्लास में तो वैसे भी मैंने बरकत मार्केट नहीं रखवाए थे, वहां पर मैंने अहम आलम वाले बाटा में रखवाए थे। बहरहाल जाहिर सी बात है, आप उनके करीब तो वो वहां पे रहते हैं लोग, तो उनके करीब तो वही पड़ती है ना बाटा। ओके अच्छा चलें सुने, आ गया आज, आ गया, पहचान लिया मैंने। ओके जी, ओके अपना ही बच्चा, समझ लग गई अब, ठीक है। ओके हमजा ने स्वात में तैयार किए पिशावरी चप्पल और उन्हें आकर बाटा बरकत मार्केट में रखवाया। बाटा वालों ने कहा हमने नहीं खरीदने, आप अपनी सेल बुक ना करो। इसने कहा नहीं करता, 1 महीने रख लो, अगर बिक गए तो मैं अपने पैसे ले जाऊंगा, तुम्हारा मुनाफा तुम्हारे पास, मेरा मुनाफा मेरे पास। अब ये सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसकी वजह अभी अनसर्टेनिटी है, हो सकता है महीने में एक भी जूता ना बिके, सारे के सारे महीने बाद वापस लेकर जाने पड़े। तो हमने कंक्लूड किया था सेल ऑन रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज नॉट आर सेल। तो अगर ये हमारी सेल नहीं है तो फिर जो स्टॉक हमजा ने बाटा पे रखवाया था वो स्टॉक फिर बाटा का स्टॉक नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड तो समझो ट्रांसफर किया ही नहीं है। डिलीवरी ये एक्सेप्शन पढ़ेंगे आगे फारस 15 में जाके इंशाल्लाह, रेवेन्यू पढ़ना है ना, तो बहुत अच्छे ये बात समझ आ जाएगी और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सेल ऑन रिटर्न बेसिस की बात वहां पे करनी है इंशाल्लाह हमने, ओके तफसील से। तो ये जो चीजें उसने रखवाई हुई हैं, जब ये इसकी सेल नहीं है तो ये हमजा का स्टॉक है, बस हमजा का स्टॉक पड़ा बाटा के पास है, ठीक है। तो फिर हमने कहा सेल ऑन रिटर्न बेसिस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जो सेल्स रिटर्न बेसिस पे पड़ी हैं वो सेल्स नहीं है, और अगर सेल्स नहीं है तो वो फिर हमारा स्टॉक है। हम इस वक्त हमजा के अकाउंटेंट बन के सोच रहे हैं, ओके। अब ये तो था कॉन्सेप्ट, सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज नॉट अ सेल बल्कि दिस इज आर स्टॉक। एरर क्या करता है अकाउंटेंट, इस पे बात तफसील से नहीं हुई थी शायद, ठीक है। तो अकाउंटेंट क्या एरर करता है, वो रॉन्गली रिकॉर्ड कर लेता है रिटर्न बेसिस वाली सेल को एज आ सेल। ये गलती सवाल बताएगा हमेशा। हमेशा क्यों बताएगा भाई, ये नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता कि सेल में सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाली सेल भी पड़ी है, ठीक है। तो ये तो बात हमेशा सवाल बताया करेगा कि एरर क्या किया उसने, रॉन्गली रिकॉर्ड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस एज सेल, यानी कि उसने क्या एंट्री कर दी है बताओ, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो जब ये गलती कर दी है तो ये तो गलती है, हम कह रहे हैं ये तो हमारी सेल है ही नहीं, तो फिर सही करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स करना है। तो ये हमने क्या किया, रिवर्सल ऑफ सेल्स। सेल रिकॉर्ड करने की एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल रिवर्स करने की एंट्री सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लियर, समझ आ रही है। अगली बात, सेल इसने रिकॉर्ड किस पे करनी है, कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे। भाई अगर 400 का एक पिशावरी चप्पल बन रहा था, 500 का तो मर्दान में भी बिक रहा था, तो यहां पर वो 400 का नहीं बेचने आया होगा, यहां पे 600 700 में ये चप्पल बेचेगा और आगे बाटा वाले 1000 1200 1500 में बेचेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो सेल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है, सेलिंग प्राइस। तो ये एंट्री किससे हुई होगी, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और सही है। अगली बात, अब जब ये सेल नहीं है रिवर्स कर दी, तो दूसरी बात
दूसरी बात याद रखिएगा, ये गलती सवाल में नॉर्मली क्या मैंने 99.99% केसेस में देखा, ये गलती नहीं बताता। नॉर्मली इसलिए लिख दिया कि कहीं पकड़ा ना हो मुझे, हाँ तुझे क्या कभी भी नहीं दसदा है, दसे है, ठीक है ना, इसलिए बता दिया। ये वाली बात सवाल में कभी भी नहीं बताएगा। क्या सेल गलत रिकॉर्ड की ये बताएगा, लेकिन स्टॉक अपने वाले में उस स्टॉक को स्वात वाले मर्दान कहने लगा था, स्वात वाले स्टॉक में बाटा लाहौर वाले स्टॉक को ऐड किया अकाउंटेंट ने या नहीं, ये सवाल नहीं बताता। लेकिन हमने इसको हमेशा अज्यूम करना है कि जिसने सेल समझ के सेल रिकॉर्ड कर ली थी, पक्की बात है उसने स्टॉक रिकॉर्ड, तो ये सवाल नॉर्मली नहीं बताता, लेकिन हमने लाजमी करना है क्या, हमारा स्टॉक वो क्या करेगा, गलती दूसरी क्या, एरर्स, दूसरा एरर, फॉरगेट्स टू ऐड आर स्टॉक इन अदर्स प्रेमिसेस टू आर स्टॉक इन हैंड। यानी हमारा स्टॉक जो हमारे पास स्वात में पड़ा है और हमारा स्टॉक जो बाटा के पास पड़ा है, वो दोनों एडिड नहीं होते। वो सिर्फ कौन सा स्टॉक गिन लेता है, प्रेमिसेस वाला स्टॉक, स्वात वाला स्टॉक गिन लेता है अकाउंटेंट, जो बाटा के पास पड़ा है उसको इग्नोर कर देता है। तो ये हमने फिर क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे स्टॉक इन हैंड। अब मैंने ये अपनी एग्जांपल ही लिख दी थी यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास हमारा गिनती वाला स्टॉक कितना है, 580, और जो स्टॉक बाटा के पास पड़ा है वो कितने का है, 18। क्यों, सेल रिकॉर्ड होती है सेलिंग प्राइस पे, स्टॉक हमेशा पड़ा होता है कॉस्ट। तो फिर सेलिंग प्राइस को लेकर आएंगे कॉस्ट से, मार्कअप मार्जिन लगाना आता है आपको, ये आप इंट्रो के अंदर बहुत दफा सीख के आए थे, यहां पे भी रिवीजन की। तो सेल्स ओवर सेल परसेंटेज, वो मार्कअप मार्जिन आपको लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस वो 100 वाला किया था ना हमने, 100 प्लस 50 वाला, ओके। तो 18 ओवर 150 इंटू 100, ठीक है, ये बात समझ आई है। तो सेल ऑन टर्न बेसिस हमारी सेल नहीं है, हमारा स्टॉक है, दिस इज कॉन्सेप्ट, दिस इज ओवर। गलती क्या है, वो गलती से सेल रिकॉर्ड कर देगा, सवाल बताएगा, और उसने स्टॉक अपने वाले में बाटा वाला स्टॉक ऐड नहीं किया, सवाल नहीं बताएगा। हमने ये दोनों काम ही करने हैं, सेल गलत को रिवर्स भी करना है और उस सेल की फिगर को कॉस्ट पे लाके अपने स्टॉक में ऐड भी करना है हमेशा। बात समझ आ रही है? अब एक छोटी सी बात, ये पिछली क्लास में मैंने ऐसे करके क्यों ऐड कॉस्ट किया, ये बात नहीं, मैं तो वैसे भी कह सकता था सेलिंग प्राइस। एक बात याद रखना, जो फिगर से रिवर्सल सेल की पड़ी है वही फिगर को स्टॉक में ऐड करना है। वजह देखो, ये बात यहां पे डिस्कस्ड नहीं है, मैं थोड़ी सी वैसे जबानी कर रहा हूं। 18 रुपए की चीजें रखवा के गया था हमजा बाटा पे, कि कुछ दिन बाद ईयर एंड आ गया, ऐसे अकाउंटेंट ने कहा कि यार वो जो है ना अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप ज़रा बता दो कि उनसे फ़ोन करके पूछ दो कितनी बिक गई हैं, पता तो लगे सेल्स हैं या नहीं। आप कहोगे ये रिकॉर्ड नहीं क्यों, नहीं समझो आप, सही वाला है, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। हमजा ने फ़ोन किया बाटा पे, जाग जा भाई, उन्हें फैक्ट्री खोल ली है, तुम सोए हुए हो यार, यही तो फ़र्क है। अच्छा, इसने फ़ोन किया बाटा पे, कोई जूते बिके, उन्होंने कहा नहीं एक भी जूता नहीं बिका। ये लाइन लिखी हुई थी आगे, सवाल पे गौर करो अगर तो वो, चलो छोड़ो बाद में गौर करवाता हूँ, छोड़ो, पता नहीं ढूंढने लग गए, पता ही नहीं पढ़ के ही नहीं आए। देखे सुन ले बस, ठीक है, बाद में देखें। फोन किया उसने, 18 रुपए की चीजें रखवाई थी, कोई बिकी? उन्होंने कहा नहीं एक जूता नहीं बिका। तो मतलब सारे की सारी अभी अनसोल्ड है, तो ये सारी ही सेल नहीं है, ये सारा ही हमारा स्टॉक है। सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि फोन किया तो धड़म धड़ुम आवाजें आ रही हैं और डब 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 और शोर मचा हुआ है, और क्या हुआ यार, पठानों ने यहाँ पे तबाही मचा दी है, सारे जूते बिक गए हैं और डंडे लेके आए हैं, प्लीज जल्दी से जूते जितने हो सके भिजवा दो। ऐसा भी हो सकता है, मतलब जो रखवा के आया था वो सारे आगे बिक गए, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट हो गए ना। अब हम भी श्योर हो गए कि उन्हें हमारे पैसे भी दे देने, उसका अपना मार्जिन भी आ गया। शीशे टूटने का नुकसान अलग, बहरहाल लूट सेल मची हुई है, सारे बरकत मार्केट के पठान पहुंचे हैं वहां पे, ठीक है। तीसरी सिचुएशन एक और भी है, ये तो दोनों सिंपल हो गए। फिर सब सेल हो गई तो जो रिकॉर्डेड है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे तो यहां नील हो जाएगा, यहां पे स्टॉक में भी कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सेल जो हो गई फिर हमारा स्टॉक नहीं है।
ये लाइन का सारा लाइन का कमाल है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी सिचुएशन, फोन किया इसने, हाँ भाई कोई जूते बिके, कुछ दिन पहले रखवा गया था, उन्होंने कहा हाँ 18 में से 8 के बिक गए हैं, 10 अभी भी पड़े हैं, तो 8 के बारे में आप क्या हो गए, श्योर। अब अगर अकाउंटेंट ने गलती की भी हुई है तो वो 8 की सेल तो सेल में ही रहने दो, रिवर्स कितने से करोगे, जो भी अनसोल्ड है यानी 10 से, तो 10 से आपने एंट्री पास करनी है जब, तो फिर 10 को कॉस्ट पे लाना है। ये 10 सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस को 10 को कॉस्ट पे लाना है, तो इसलिए मैंने इस 18 को तीर लगा के यहां पे लिखा हुआ है कि जिस फिगर से रिवर्सल करो, सेल का रिवर्सल जिस फिगर से होगा उसी को कॉस्ट पे लाकर ऐड करोगे। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ लो। एडजस्टमेंट कौन सी थी, एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 दोनों मिलाकर। ऑन 30 जून 10 ट्रेड डेटर्स एग्रीगेटेड 600.5, these included 18 pertaining to goods which were sent on sale or return basis and were unsold on 30 जून। अब समझे हो, 18 के 18 अच्छा सेल ऑन रिटर्न बेसिस हैं, शामिल हैं, कैसे पता लगा, डेटर्स इंक्लूड। आप कहोगे एंट्रियां तो होती ही नहीं है, तो मैं कब कह रहा हूं एंट्रियां होती हैं, लेकिन डेटर की लिस्ट से क्लोजिंग ओपनिंग तो उठाते हो ना, उठाते हो ना। तो डेटर्स इंक्लूड का मतलब क्या है, लिखते हुए डेटर्स में उसने ये बाटा का नाम भी लिखा हुआ है, ये सेल भी आ रही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, एंट्री रिक्वायर्ड है, बोलो रिक्वायर्ड है बेटा, सेल रिकॉर्डेड मतलब सेल इंक्लूडेड, तो रिवर्सल की एंट्री रिक्वायर्ड है। उसकी एंट्री क्या है, देखो एंट्री क्या है, सेल डेबिट डेटर, सेल डेबिट डेटर, वो सेल रिटर्न बेसिस पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सेल डेबिट डेटर किधर गया, ये 18 क्रेडिट हो गया। और दूसरी बात, इंक्लूडेड का लफ्ज लिखा हुआ है तो क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे, ठीक है, और सही है। तो वो 3 रूल जो लिखे थे किसी जमाने में, ये जब छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, हफ्ता छुट्टियां करके है ना बच्चे 10-10 दिन, उन्होंने जब वेव स्किल की थी, हमने एक रूल बनाया था, ठीक है, वो 3 बल्कि रूल्स बनाए थे। उनमें एक रूल क्या था, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और क्लोजिंग इंक्लूडेड भी लिखता है तो एंट्री भी पास करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे। वहां पे आप इस सवाल के इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं एज अ रेफरेंस, घर जाके लिखिएगा, ओके। अच्छा, अब ये एंट्री भी हुई, ये क्लोजिंग एडजस्ट भी हुआ, ये तो हमने देखो, ये तो सिर्फ सेल रिवर्स की है, देखो ये सिर्फ सेल रिवर्स किया है और इंक्लूडेड था तो क्लोजिंग को एडजस्ट किया है। लेकिन दूसरा काम जो सवाल ने नहीं बताया वो क्या है, स्टॉक में ऐड करना है, तो वो स्टॉक में कैसे ऐड हुआ। पॉइंट 3 ने कहा स्टॉक, क्या लिखा हुआ है पॉइंट 3 में, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 580। अब ये पक्की बात है, ये कौन सा होगा, इन हैंड, ये कौन सा होगा, इन हैंड, ठीक है। तो इन हैंड कितना है, 580, क्योंकि वो भूलना ही भूलना है उसने, ये सवाल नहीं बताएगा, पर हम हमेशा इसको ऐसे ही करेंगे, अनलेस का सवाल खुद कह दे नहीं जी वो ऐड कर लिया था उसने, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो स्टॉक मानता तो फिर सेल रिकॉर्ड ना करता, ठीक है ना। बहरहाल हमने क्या किया, 18 को लाए कॉस्ट पे, 12 उसको ऐड किया 592, ये है हमारा टोटल स्टॉक, ये है टोटल स्टॉक। तो इन्वेंट्री के लेजर में 592 का स्टॉक नजर आएगा। वर्किंग का नंबर कोई नहीं लगा हुआ, ये फलां है तो वो डिमका 12, ठीक है। वर्किंग का जो नंबर आपके पास आ रहा है, अब आपने क्या नोट करना है, अब आपने इतनी बात नोट कर लेनी है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था ना आपको, वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था ना, उसके नीचे अब हेडिंग, एरर की बात शायद तफसील से नहीं हुई थी, ऐसे ही है आपकी क्लास में, कोई भी थी तो कोई बात नहीं, जितना लिखा हुआ है ठीक है, जितना नहीं लिखा हुआ इसमें से लिख लें, या समझे कि ये बेहतर है तो ये इतना सा एरिया अब आप लिख लें। ये सर इधर फोकस कर दें बच्चों ने, अब ये वाला डिब्बा नोट करना है। सही है, मोबाइल गया थे, अच्छा है ना, अच्छा है ना, सही किया ना उसने, मैंने कहा है उसको, मैंने कहा सही है ना, और सुर तो सही, सही है ना, मोबाइल गया, कॉन्सेप्ट भी गया, बोर्ड भी गया। बुरा लगा ये सर कि मुझे आप कह रहे हैं मोबाइल गया, इसके अलावा कोई बात करें, कोई और मिसाल दें। सर नोट कर लिया, अच्छा ठीक है, करने दो नोट, चाहे तस्वीर कहने दो उसको।
बदतमीज, उसने बस मेरी इंस्ट्रक्शन को माना था। अच्छा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। फिदाइन है, फिदाइन। तो मैं जान माना, चुप कर। कैसे? अच्छा जी, अगली बात शुरू करते हैं। और खैर है, बोर्ड यहीं कहीं जा रहा है, लिख रहे ना। अच्छा जी, अब इधर आए, देखें ये लेजर में एक, इधर देखें, बस बस ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बगिया मांदा चीजें नोट कर लीजिएगा। तीन अकाउंट, चार चीजें पूरी करते हैं। डेटर के लेजर ने सेल्स दे दी कितनी? 3021.9। ये कौन सी सेल्स हैं? कौन सी सेल्स हैं? यहीं पे डिसाइड कर लो। क्रेडिट तो ये हैं, ग्रॉस हैं कि नेट हैं? ग्रॉस हैं कि नेट हैं? बहुत तवज्जो से सुनना है इस बात को। पास पेपर 28 जिन्होंने नहीं किया हो उनके लिए ये पहली बार हो रही है बात। तो जिन्होंने छुट्टियां नहीं की थी, 28 किया हमने मिलकर, दानिश वाला सवाल, उनको और ईज फील करेंगे वो इससे। हालांकि है ये उलट, इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल से सेल की तरफ आना होगा हमने। उस सवाल में हम सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ गए थे। दूसरी क्लास में नहीं लिखवाया तो इसलिए आपको भी लिखवाऊंगा नहीं, जो कि ताकि जब उनको लिखवाऊं फिर सबको लिखवाऊं। ओके, बहरहाल बात जबानी तो करूंगा ही सही। पहले ये डिसाइड कर लें कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है क्रेडिट तो हैं, आपने कह लिया डेटर के लेजर से आई हैं, ग्रॉस हैं कि नेट हैं? ग्रॉस क्यों कहा आपने भाई? बैलेंसिंग है तो क्या हुआ, बैलेंसिंग तो नेट आनी चाहिए थी। ये जवाब नहीं है। देखो जवाब ये होना चाहिए था, हम जब सेल करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बस 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 बस, मुझे पता था आप शुरू हो जाओगे। और जब सेल रिटर्न करते हो तो उसकी एंट्री क्या करते हो? सेल रिटर्न डेबिट डेटर, इसमें से तो माइनस नहीं करते। तो ये सेल रिकॉर्ड होती रही, जिसकी एंट्री देखो ये पड़ी हुई है, ये डेटर डेबिट सेल 3021 पॉइंट। इसके बाद हम रिटर्न को यहां से नेट किया करते थे। भाई बात समझ आई है? तो इसलिए मैंने कहा ये कौन सी सेल्स हैं? ग्रॉस सेल्स। ओके, सही है। अच्छा, ये तो हैं ग्रॉस सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो इस सेल से, अज्यूमिंग कैश सेल्स नहीं है, हालांकि हैं, मैं जरा उससे समझा रहा, जरा पॉइंट समझा रहा हूं। अज्यूमिंग कैश सेल्स नहीं है और हमने इन सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। अज्यूमिंग ये कॉस्ट ऑफ सेल यहां से नहीं निकल रही, हालांकि निकल रही है पर छोड़ो, अज्यूमिंग नहीं निकल रही, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो। इस सेल से अगर कॉस्ट ऑफ सेल, ये दानिश वाला सवाल रिवाइज कर रहा हूं, इस सेल से अगर कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकालनी है, निकल आएगी? नहीं, ये ग्रॉस सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। रिटर्न इज नॉट आवर सेल। तो आपने कहा कॉस्ट ऑफ नॉट सेल्स लिखा हुआ है वहां पे। कॉस्ट ऑफ नॉट सेल्स होती हैं वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ नॉट सेल्स होती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो रिटर्न की कॉस्ट पड़ी ही नहीं हो सकती, वो तो हमारी सेल ही नहीं है। तो फिर हम इस ग्रॉस सेल को पहले करेंगे नेट ऑफ रिटर्न। जब नेट सेल्स आएंगी तो उससे जो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी वो है हमारे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल। और दूसरी तरफ का सोचें, अज्यूमिंग कैश नहीं है, फिलहाल सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूं। अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल से सेल्स निकालनी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में रिटर्न की कॉस्ट तो पड़ी नहीं होती। जब उस कॉस्ट ऑफ सेल से सेल्स निकलेंगी तो वो नेट सेल्स निकलेंगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता ये फिगर चाहिए होती, ये निकल आती। यहां से हम
सेल्स निकाल रहे होते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो सेल्स निकलती वो नेट होती। डेटर के लेजर में लिखने के लिए इस तरफ हमें चाहिए होती ग्रॉस सेल्स। भाई ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट किसी वक्त लिखवाऊंगा। अभी 2 बार हो गया क्लास में जबानी बोला हुआ, थोड़ा ज़हन में चलता रहे, सोचते भी रहे, ठीक है। इसको फिर किसी दिन ऐसे 2 मिनट में लिख लेंगे, रूल बन जाएगा। जैसे वो हमारे 3 रूल्स बने हुए थे वैसे ये 2 रूल्स बनेंगे। एक में हम पास पेपर 28 को रेफर कर देंगे, इस एक में पास पेपर 13 को, ठीक है। रिटर्न आई सिर्फ इन्हीं 2 सवाल के अंदर है। ओके, चलो चलें जी वापस आए। हाँ, बैलेंसिंग निकल आया भाई, यहां तक बात समझ आ रही है ना। वापस आ जाओ, अब सब कुछ है, अब कैश सेल्स हैं, वापस आ गए हैं सवाल में, ठीक है। हाँ जी, इधर आए, ये वर्किंग से निकल आया है, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकल आएगा 2460.5। ये क्या है? सिर्फ क्रेडिट सेल्स की, सिर्फ कैश सेल्स की, पूरे बिजनेस की, नेट सेल्स की या ग्रॉस की? ग्रॉस। रिटर्न का ताल्लुक ही क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें रिटर्न पड़ी हो ही नहीं सकती। ये सेल्स की कॉस्ट है, सेल रिटर्न की कॉस्ट है ही नहीं। ओके, तो ये तो होती ही नेट की कॉस्ट है ना। ओके, आगे बढ़े, इधर भी क्लोजिंग आ जाएगा, बैलेंसिंग। चलो, ये बैलेंस शीट में जाना होगा ना, कितना? 530.2 या 5? बेटा क्यों सॉल्यूशन खोल के बैठे होते हो आप लोग? कैलकुलेट किया करें। जब मैंने ये बनाया हुआ आपके पिछली क्लास में पहली बार ही बनाया था ना, तो मैंने भी तो बना लिया ना एक बार, तो आप भी बना लें। आपने तो एक ही बार बनाना है, मेरा दूसरी बार था। उसने लिखा हुआ दफा करो उसको, गलत है तो गलत है, हम सही वाली बात लिखेंगे। कोई एक तरफ तो गलत है ना, ठीक है। एंट्री क्या है? 30 की गलत है ना, ये डबल एंट्री है। उसने 30 या 3 अगर यहां पे लिखा है तो वहां भी लिखा होगा, तो बैलेंस शीट आपकी भी टैली होगी, उसकी भी होगी, छोड़ो आप। या सवाल में 330.3 करो, या फिर जवाब में भी 30 रहने दो। एक तरफ एक चीज हो सकती है ना, तो यही सही है। अब कल से यही चल रहा है, आज 30.3। ओके, 530.5। ओके, वो डबल एंट्री है, प्लीज ऐसे ना किया करें। सोल्यूशन में देखा, चलो वही कर लेते हैं, सोल्यूशन देख के सवाल कर रहा ही नहीं होता, सारा सवाल कर लेते, एंड पे पहुंचते देखो हमारा भी सही है उसका भी सही है। डबल एंट्री जो है, एक तरफ आपने लायबिलिटी कम की, डेबिट, ठीक है, दूसरी तरफ एक इनकम रिकॉर्ड की, क्रेडिट। तो एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट जब सेम अमाउंट से हो रहे हैं तो आपके बैलेंस शीट आउट हो ही नहीं सकती। ओके जी, अब इंट्रो तो है नहीं, अब आप बैलेंस शीट तो चले छोड़ें, आगे चले ट्रायल को। ओके, आगे आए, आपने कहा हाँ भाई कैश अकाउंट सुना है, कैश सेल्स भी हैं। उन्होंने कहा सुना तो मैंने भी है पर मिलना कुछ नहीं है यहाँ से, चलो। मैंने कहा क्या हुआ, इतने रुखे ही हो रहे हो भैया, देख नहीं रहे हो 2 क्वेश्चन में आ गए। मैंने कहा हो, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, इधर मत देखें, पास दिनों जो होना चाहते हैं वो इधर मत देखें अब, और जरा नीचे अपने किताबों पे देखें, अपने रजिस्टर पे देखें, और अगले 30 सेकंड सिर्फ सोचें कि कॉस्ट ऑफ सेल टोटल गिवन है और क्रेडिट सेल हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हो सकता है। अगले 30 सेकंड सिर्फ सोचें, मुझे जवाब नहीं चाहिए आपका, दिमाग चलाएं। बेटा मैंने कहा मुझे जवाब नहीं चाहिए, चुप रहें, मैसेज भी पढ़ने दिया करें, कोई है ही कोई नहीं। ये हमने बैलेंसिंग निकाला, अभी ये बैलेंसिंग निकल आया, ये भी बैलेंस हो गया, और हम कैश पे आए थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क्स थे, और इन 2 क्वेश्चन मार्क्स में से कोई एक फिगर निकालनी है। तो हमें लग रहा है शायद क्लोजिंग तो कहीं से ना निकल सके, हमें सेल्स की फिगर मिल जाए। उसकी वजह कॉस्ट ऑफ सेल्स का मौजूद होना और मार्कअप मार्जिन का मौजूद होना है, ठीक है। तो जरा इधर ले आए जी अब, ठीक है, वर्किंग फलां पे ले आए। ओके जी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास अवेलेबल है कितनी? 2460 पॉइंट, ये हमें मिली है वर्किंग नंबर, ये 2 था हमारा, वर्किंग लेजर 2 था ना, वैसे भी 2 ही था, ठीक है। तो ये वर्किंग नंबर 2 से हमें फिगर मिल गई।
अब इस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल से जब हमने सेल्स निकालनी है तो वो टोटल सेल्स ही निकलेंगी, लेकिन मसला क्या है, नेट निकलेंगी। ठीक है, और सही है। अगर हम टोटल सेल्स निकाल लें नेट, तो उन टोटल सेल्स में से अगर क्रेडिट सेल्स निकालेंगे तो बाकी क्या बच जाएंगी, कैश सेल्स। क्या ख्याल है, बात समझ आती है? तो जरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल से टोटल सेल्स तो निकालो। 3690.75, ये टोटल सेल्स आ गई हैं, लेकिन कौन सी हैं, नेट, क्योंकि ये किससे निकली हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से। कॉस्ट ऑफ सेल से निकलने वाली सेल हमेशा क्या होती हैं, नेट। ठीक है, अब ये टोटल सेल्स आ गई, कैश सेल्स चाहिए तो टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सुन लो ना, मैंने पहले मिटाना चाहिए था, मुझे भूल गया मैं पिछली क्लास जी। टोटल सेल्स नेट हैं, उनमें से क्रेडिट सेल्स ग्रॉस माइनस करें तो क्या आंसर सही आएगा? ये फिगर गलत आ जाएगी ना, क्योंकि नेट टोटल सेल्स नेट हैं, उस नेट में से नेट को ही माइनस करोगे तो बकाया कैश निकलेगा ना। इसलिए हमें फिर इसको क्या करना पड़ा था, नेट सेल्स निकालनी पड़ी थी। अब टोटल सेल्स कितनी है, 3690 नेट करना है सेल्स को। तो इधर देखें, पहले ग्रॉस सेल्स तो बताएं, 3021.9, ये हो गई हमारे पास ग्रॉस सेल्स। ये क्या है जी, ग्रॉस। इनमें से रिटर्न माइनस करनी है, दो तरह की हैं जी, एक सेल रिटर्न ही है खुद, और एक सेल ऑन रिटर्न भी है। ठीक है जी, तो ये क्या है 15 सेल रिटर्न, और ये क्या है, सेल ऑन रिटर्न। ओके जी, तो ग्रॉस सेल्स सॉरी नेट टोटल सेल्स 3690 था, ये कितना बन गया, 0.9। तो नेट कैश सेल्स कितनी आ गई, कैश सेल्स तो नेट ही होती हैं जी, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत बात बोली, कैश सेल्स भी ग्रॉस हो सकती थी अगर इनमें रिटर्न होती। बहरहाल यूं ही लिख लेते हैं, इसके आगे भी ब्रैकेट में ना नेट नेट लिख लेते हैं। आपको टोटल सेल्स नेट मिली हैं, जिसमें नेट कैश और नेट क्रेडिट सेल्स होंगी। यूं लिखने में क्या अर्ज है, अभी तो नेट ही है ना, नेट 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 लिखा हुआ हर जगह नेट ही नेट, नेट ही नेट। ओके, अभी रुक जाओ ना, मुझे पोस्ट तो करने दो, नोट कर लेना, बस ये एरिया नोट करना है ना। अभी इधर देखो, कैश सेल्स आ गई हैं, मुबारका 701.85, इसकी एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट 701.85 सेल्स क्रेडिट। ठीक है, और इनमें रिटर्न कोई नहीं है, ये बैलेंसिंग आ जाएगा जी, कितना 5.8। जल्दी से जरा इस फिगर पे मुझे पहुंचा दें अब, नेट प्रॉफिट 36.1 नेट प्रॉफिट। यहां तक कहा था आपको करके आइएगा, जल्दी से वर्किंग फलां नोट कर लें जल्दी से, अब 1 मिनट भी ना लगे। हाँ बेटा, वो तो बाद में निकालेंगे ना, अभी तो नहीं ना निकली। फिलहाल तो यहां तक लिखो, जो लिखा हुआ लिखो, टेंशन ना लो, लिखो भाई, कहीं नहीं जा। इसके बाद नहीं नेट प्रॉफिट निकालना, बस लिखो, जब बोला तो लिखो बेटा। सही नहीं है, नहीं तो आपने क्यों बेटा आंसर देके बताया, मैंने तो कहा था यहां तक आना है। 379.4, एक बता दो अब, 379. बेटा प्लीज मेरी बात सुने, जिसने घर पे इसको 30 लिखा था वो जवाब बताए और नेट प्रॉफिट तक पहुंचा। 389, ये सही है? बुक दे दे मुझे, मैं खुद ही देख लेता हूँ, मैं सॉल्यूशन बुक से देख लेता हूँ।
379, ये टोटल बताओ, ये टोटल करो जो सामने लिखा हुआ 3690.75 ये टोटल सेल्स आ गई ना। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस पे तो कोई लड़ाई थी भी नहीं। बोनस अभी मैंने बताया ही नहीं कि है, उससे पहले की फिगर अब बता दें प्लीज। अल्लाह करे आज के दिन में बता दें। 379.15। ओके, दिस इज फाइनल फिगर। कहा था नेट प्रॉफिट तक करके आना, पता नहीं क्या करके आए। ओके जी, तो देखें, नोट कर रहे हैं अभी तक वर्किंग फला, चलें करेंगे। आज कितना लेक्चर है हमारा? कोई लिखता हो बच्चा सिंगल एंट्री का 13वां क्लास वर्क होमवर्क। तारीख बिल्कुल सही नोट किया हुआ है कि आज क्लास वर्क ये था, होमवर्क ये था। कोई छुट्टी तो नहीं की हुई तुमने? रिजल्ट पे जाने के बाद रिजल्ट से वापस आते हुए बुध से आए हो ना, तो बुध से आज तक एक सफ़े के ऊपर लेक्चर नंबर लिखकर क्लास वर्क और होमवर्क मुझे देख के दे देना है अभी क्लास के बाद, व्हाट्सएप कर। बाकी आप सबको फिर मैं सफ़ा दे दूंगा, बस हैंड हो गया ना, आज हैंड हो गया ना, समझे। कल फिर आपको वह हैंड आउट में दे दूंगा। हाँ, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लिख दूंगा। चलें, कल नहीं दूंगा, परसों दे दूंगा उसको, ताकि कल के लेक्चर में भी पता लग जाए कि क्या कोई डिस्कस, वो भी लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट डिस्कस होना है, वो भी लिखना है। ओके जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रो का। हम अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए कमीशन का लालच दिया करते थे या बोनस का लालच दे दिया करते हैं, और वो बोनस को लिंक कर देते हैं प्रॉफिट के साथ। उसकी वजह क्या होती है? मेनली कि प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए, तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। जाहिर है वो जोर लगाएंगे सेल ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस कम हों, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि मुझे भी बोनस या कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब उसके अंदर दो सिचुएशंस होती थी, वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पे सवाल ने कहा कमीशन इज़ 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और मैंने अज्यूम किया उस सवाल से हट के ये एग्जाम्पल बनाई ताकि एक दफ़ा यहाँ पे रिवाइज हो जाए ये बात, फिर वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 500, और वो कह रहा है 5% किसका लो? प्रॉफिट बिफोर। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो इंट्रो बगैर वाले बच्चे भी कह सकते थे। ये तो वो सादा बात है जो अकाउंटेंट्स को पता, अकाउंटेंट्स नहीं, जो आम आदमी को भी पता होती है, अकाउंटेंट्स को तो पता होना दूर की बात। अब अकाउंटेंट ना भी हो तो ये बात पता है आपको कि 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है? अभी कमीशन नहीं निकला तो 500, इसके ऊपर लगेगा 5%, तो कितना बना? 25, तो आफ्टर कमीशन कितना बन गया? 400। अब कभी ये सिंपल है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, गोली अकाउंटेंट कराता है, गोली असल में, ठीक है। अकाउंटेंट की फनकारी चेक करना, फनकारी कैसे वो बाद में बताता हूं। कमीशन इज 5% ऑफ प्रॉफिट। अब सिचुएशन क्या है?
सिचुएशन ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था 500, और उसने कहा कि ये जो परसेंटेज लगानी है ना, ये देखो ये परसेंटेज जो लगानी है 5%, ये 500 पे नहीं लगानी, ये 500 पे नहीं लगानी। बात समझे हो ना? ये किस पे लगानी है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर बोनस पे। अब उसका हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये एक्स लिखते ही ये इक्वेशन में बदल गया। ये एक्स लिखते ही इक्वेशन में क्या मतलब, एक्स का 5% कितना बनता है 0.05x। अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, 500 माइनस 0.5x इक्वल होता है x के, और x इधर उधर चला जाएगा वो, तो चला ये बन जाएगा 1.05x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1.05, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी 470। अब ना ये सुने, आपने लिखना तो है बिल्कुल, ये लिखेंगे एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल में ये नहीं लिखना। तो इसका मतलब ऊपर वाली एग्जाम्पल में आप जगह छोड़ देंगे ना दोनों केसेस के लिए, इसको अलग से एक मतलब यहां से शुरू करें, नेट प्रॉफिट 500 लिखें, लेस कमीशन 0.05 ऑफ x लिखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन x लिखें, और ये इक्वेशन जल्दी से 30 सेकंड में ये नोट करें। ये अलग कीजिएगा क्योंकि ये तो लंबा वाला तरीका है, ये इक्वेशन से समझाया, अभी इसको अप्लाई करके उसके बाद फिर मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है? इसको अलग से नोट कीजिएगा, ये जो मैंने आपको आफ्टर कमीशन वाला इक्वेशन से बनाना सिखाया। ओके, करना फटाफट नोट है। क्योंकि इसलिए नोट करवा रहा हूं ताकि आप बाद में, मैंने अभी ये एक्स मिटा देना है, ये फिगर मिटानी है, तो आप कहेंगे पता नहीं कैसे इक्वेशन बनी थी, तो इसलिए ये अलग थलग कहीं पे नोट कर लें, ये इक्वेशन बनी कैसे, ये इक्वेशन कैसे बनी असल में। यस, ये मेरा इस वक्त फोकस है। तो ये फॉर्मूला याद है या नहीं है, अगर ये इक्वेशन बनाने का तरीका जहन में रह जाए, जो कि बड़ा आसान है, तो आप ये फिगर निकाल सकते हैं आसानी से। कल टाइम पे आइएगा, अगर क्लास पिछली आपकी क्लास के वक्त ही ख़त्म हुई एज़ यूजुअल, तो मैं निकलूँगा ही नहीं क्लास से, ठीक है? टाइम पे आइएगा। आपकी क्लास में तो ताहिर की बात होना ही मुमकिन नहीं लग रही बिल्कुल, दूसरी क्लास में तो आखिरी 2-4 मिनट में हो गई थी बात थोड़ी सी, तो टाइम पे आइएगा। मैंने आते ही ताहिर में जो मसाइल हैं आपको, वो मैंने डिस्कस कर लेने हैं, 5 से 7 मिनट की बात है, समझ नहीं आएगी बाद में फिर, तो मेरा इंतज़ार कर लेना बारे में है आपके लिए, लेट नहीं होना। और मुझे याद करा देगा कोई स्टूडेंट आके फैकल्टी रूम में, अगर मैं चला गया हुआ तो, कि टाइम ना ला जाओ। ओके, इधर देखें जी, अब अगर ये x की वैल्यू है 476, इधर देखें, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अब 476, ठीक है? तो फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा 470, इसका 5% ले लो, कितना, वो राउंड 24 कर लेना, राउंड यहां पे भी तो राउंड ही किया होगा आप, ठीक है? राउंड हो गया, ये कर लें, या आप जब 500 ये निकाल कर बैलेंसिंग निकाल लें, परसेंटेज लगा लें, नो इशू। ये फिगर कहीं तो मसला था कि ये अवेलेबल नहीं थी, ठीक है? अब ये काफ़ी लेंथी काम है, ये आपको अलग नोट करवा दिया कि इन केस आप कल को भूल जाते हो, फॉर्मूला भूल जाते हो, कैलकुलेट करना आता हो आपको, ठीक है? अब फॉर्मूला एक यूज होता है इसके लिए। फॉर्मूला क्या है, आपको कमीशन चाहिए, आपको नहीं पता आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कितना है, तो बिफोर कमीशन प्रॉफिट का तो पता है ना, तो उठा लो प्रॉफिट बिफोर कमीशन और उसको मल्टीप्लाई कर दो कमीशन रेट ओवर 100 प्लस कमीशन रेट, ठीक है? ये फॉर्मूला है। बोनस है तो बोनस लगा दो कमीशन की जगह पे। मतलब इधर देखो, मेरे पास ये सिचुएशन थी, इतना लेंथी काम नहीं किया मैंने,
ये काम तो कॉन्सेप्ट था, पर्दा डाल दिया अब इस पे। अब फॉर्मूला पर्चे के लिए याद कर रहे हैं। ये काटने का मतलब गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। काटने का मतलब गलत नहीं है, पर्दा है, पर्दा। ये सिखा दिया आपको। ओके, अब शॉर्टकट कह रहा हूं, फॉर्मूला अल्लाह करे याद रह जाए। तो फॉर्मूला क्या है भाई? चाहिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 5%, तो वो तो पड़ा ही था, 500 पे रेट लगा दिया। पर वो कहता है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालो, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर क्या करो? ये तो है ना, बिफोर वाला तो है ना, इस 500 को पकड़ो, इंटू 5/105 कर दो, आंसर बताओ। वही 24 आया है और ये 476। तो ये शॉर्टकट है फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया था कि कंफर्टेबल रहो, फॉर्मूला भी याद कर लेना। खुदा ना खास्ता पेपर में भूल जाता है, तो ये तो पता है हमें कि इक्वेशन बना के किस तरह से करना है। इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिक्स थी, उसमें याद करने वाली कोई बात नहीं थी, बस अंग्रेजी पढ़नी थी। अब इधर देखें, इसको तो पहले कर लें अप्लाई, फिर नोट करते रहना। इधर देखो, ये नेट प्रॉफिट निकला हुआ है, लेकिन बिफोर बोनस है। इस सवाल में बोनस था, एग्जाम्पल में आता है कमीशन निकल गया था मुझे और लिखता गया, वैसे ही बाद में पता चला। चलें, अच्छा हो गया, फर्क भी पड़ गया। पढ़ो पॉइंट नंबर 9। बोनस इज पेएबल टू मैनेजर एट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच। ये कौन सा बोनस, ये कौन सा प्रॉफिट है? ओ वो नोट करना छोड़ो, इधर देखो, ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर बोनस। हमने बोनस एक्सपेंस होता है, उसको माइनस करना है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो लगनी है वो आफ्टर बोनस वाले प्रॉफिट पे लगनी है, जो कि हमें पता नहीं है फिलहाल। ठीक है, सही है, तो कोई बात नहीं। अब वो हम कोई नहीं बना रहे, हमने एक फॉर्मूला याद किया कि चलो ये तो पता है ना, 379.15 तो पता है ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 कर दो, आंसर 1805। ये माइनस हो गया। ओके, ये 361.1 क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ये पता ही तो नहीं था, नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। और ये एक्सपेंस ही है, बोनस भी। तो कैपिटल में जो प्रॉफिट जाके ऐड होना है ना, वो 361.10 ही होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, ये बोनस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हुआ है। एक्सपेंस डेबिट या कैश क्रेडिट हो, बताया नहीं, या बैंक क्रेडिट हो, नजर नहीं आ रहा। तो ये पेएबल के लफ्ज से नहीं बस आपने अंदाजा लगा लेना। मैंने आपको बोरिंग कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। पेएबल का मतलब ये भी हो सकता है कि मैनेजर को तय करते हुए टर्म्स यही कहा था कि तुम्हें एक बोनस देंगे। तो अगर बैंक में नजर आ रहा हो, लाइक निजाम आधा नजर आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता था। तो पेएबल के लफ्ज से परेशान नहीं हो जाना। हाँ, वो अलग बात है कि कैश और बैंक में नजर नहीं आया, तो हमारा इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस तो है, लेकिन सारे का सारा क्या होगा? पेएबल। तो एंट्री बनी बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेएबल 18.05। ठीक है, सवाल खत्म हुआ चाहता है। इधर देखें जी, पहले इसको जरा फोकस कीजिएगा जी। पहले ये वाला डिब्बा नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला नोट करेंगे, और फिर इसको अप्लाई करना है हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे वाली 3 लाइनों पे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पे। तो जरा तरतीब से देखें जी, ये मैं लेजर के साथ साथ घुमाएं जरा। सबसे पहले ये नोट करेंगे बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे। ये मेरा पेट छुपा तो नहीं रहा बोर्ड को? अच्छा, चुप, बदतमीज हो। उसके बाद ये वर्किंग करने के बाद ये प्रैक्टिस थी। इधर चले जाएंगे, यहां पर जाकर इसको अप्लाई करेंगे, और ये एक्सपेंस की पेएबल की एंट्री भी कर लेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ओके, अब बाकी बच्चे आराम से बैठ के नोट करें, मैं जरा ब्रेक कर लूं। बैठ रहे हैं, पहले मैंने निकलना है, बैठ जाए।